दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पहला प्रश्न बहुविकल्पी होता है जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न 1 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर पहला प्रश्न 5 अंक का होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से एक ऑप्शन सही होता है जिसे चुनना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम शिवम सिंह पटेल। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। हो सकता है इस 25 प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न एग्जाम में आ जाएं जिससे आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। अब चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिससे हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। आप लोग इसे याद रखें, यह अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? दोस्तों आप लोगों ने बरसात के मौसम में इंद्रधनुष को बनते हुए देखा होगा, तो उसमें भी 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, 7 रंग होते हैं। आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग यह घर पर भी बना सकते हैं। जैसे कि एक प्रिज्म लेकर उस पर कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे दोस्तों 7 रंगों में हम विबग्योर शब्द से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन 7 इज द राइट आंसर। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो 7 रंगों के मेल से बनता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं दोस्तों, आप लोग इसे भी हमेशा याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना और सभी कथन असत्य हैं या सत्य हैं। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना। दोस्तों नेत्र गोलक की लंबाई अगर घट जाएगी तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों यह एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। यह अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हर जगह पूछा जाता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो दोस्तों लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह काला प्रतीक होगा। आप लोग इसे हमेशा याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस चश्मे में लगाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, अवतल। दोस्तों आप लोगों को एक फार्मूला बताते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों, यहाँ किनारों किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है, जिसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक इसी का उल्टा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है किनारों किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, जिसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करता है। आप लोग इसे हमेशा याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? यानी कि किसके सिकुड़ने से पुतली जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो दोस्तों परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? दोस्तों जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो अगर हम अपना नज़र हटा लेते हैं तो भी वह कुछ देर तक के लिए हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, 1/10 सेकंड तक हमें दिखाई देता है या आभास होता है कि हमने किसी वस्तु को देखा, वह इस तरह से था। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सहसंबंधन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है।
तो दोस्तों यह दोष जो है जरा दृष्टि दोष कहलाती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो दोस्तों बेलनाकार लेंस से इस दोष का निवारण होता है। आप लोग इसे हमेशा याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपी बोर्ड 2015, 2018 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। यानी कि दोस्तों मानव नेत्र जो है वह कितने डिग्री तक देख सकता है। तो दोस्तों मानव नेत्र यानी कि दो हैं, दो आँख हैं, तो यह 180 डिग्री तक देख सकता है। आप लोग इसे हमेशा याद रखें। और जैसे उल्लू हो गया दोस्तों, यह अपनी गर्दन को या अपनी आँख को पूरा 360 डिग्री तक घुमा लेता है। तो यहाँ पर मानव नेत्र के लिए कह रहा है तो 180 डिग्री तक देख सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दोस्तों दूरदृष्टि वाली आंखें दूर की वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती, जिसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो और ठीक इसी की अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो दूरदृष्टि वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती, जिसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस किनारों किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, जिसे उत्तल लेंस कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो दोस्तों नेत्रदान करने की कोई आयु सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी ऑप्शन सही है। दोस्तों नेत्र जो होता है मरने के बाद दान किया जाता है, यानी कि जीते जीते कोई भी अपनी आंखें दान नहीं करेगा, या मृत्युपरांत दान किया जाने वाला अंग है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकाल लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो दोस्तों लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन लाल रंग इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। यह एसएससी लेवल और हाई लेवल पर भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। आप लोग इसे हमेशा याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग इसे याद रखें, माइंड में बैठा लें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, जिसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन दोस्तों सभी रंगों से कम होता है। लाल रंग का विचलन, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों प्रिज्म में से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे विबग्योर शब्द से प्रदर्शित कर सकते हैं कि आखिर कौन कौन से रंग होते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सभी रंगों में से लाल रंग की विचलन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है, महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग दोस्तों वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है और दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस होता है। दोस्तों आप लोग इसे हमेशा याद रखें। और अवतल लेंस जो होता है यह किनारों किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। ठीक इसी का उल्टा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस किनारों किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। तो दोस्तों बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए कम होता है। तो यहाँ पर
सी नंबर ऑप्शन सही है, आप लोग इसे हमेशा याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है तीनों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे हमेशा याद रखें और प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो दोस्तों 2 मिनट का अंतर होता है, आप लोग इसे हमेशा याद रखें। दोस्तों यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? किस कलर का दिखाई देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीला, लाल, नीला और काला। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब सूर्य उदय होता है तो लाल रंग का दिखाई देता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है, लाल। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, आप लोग इसे हमेशा याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? यानी कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, आप लोग इसे हमेशा याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक इसी प्रकार एक माइक्रोन बराबर भी होता है दोस्तों, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है, आप लोग इसे भी याद रखें। एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह आंकिक प्रश्नों को भी हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, चाहे हाई स्कूल का हो, इंटर का फिजिक्स हो, हाई स्कूल का विज्ञान हो, सभी में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है या फिर एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। तो आप लोग इसे याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे माइंड में बैठा लें। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दोस्तों नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दूर दृष्टि दोष होती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष होती है। दोस्तों आप लोग इसे हमेशा याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है, दूर दृष्टि दोष होती है। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैलने को क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर एक किरण गिरने से अधिक अंश में विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, आप लोग इसे याद रखें। प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ही दोस्तों बरसात के मौसम में इंद्रधनुष का बनना होता है, जिसे इंद्रधनुष का बनना कहते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन इज द राइट आंसर। दोस्तों ये रहे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।